नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा चुनाव इस वक्त कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के लिए इस वक्त तमाम पार्टियां यहां तैयारियों में जुटी हुई है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो हाल फिलहाल में राज्यसभा का चुनाव खत्म हुआ है। अब उसके बाद यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जो हैं और पार्टी के नेता या फिर मंत्री हो तो दल बदलते यहां नजर आ रहे हैं। बात करें यहां पर इंडिया गठबंधन, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए एक विपक्षी गठबंधन को बनाकर तैयार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी ना किसी तरीके से धूमिल यहां कर दिया जाए। अब उसी इंडिया गठबंधन में जो है तकरार यहां पर काफी दिनों पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो आखिरकार मायावती इस गठबंधन से कब जुड़ेगी, यह सवाल उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के मन में उठा हुआ है कि आखिरकार मायावती क्या वाकई में अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। अमन जी हमारे साथ मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अमन जी, 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन था। मायावती ने यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन आप यहाँ पर यह समझाइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में बसपा की छवि की अगर हम बात करें तो आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से विधायक सांसद यहाँ बसपा का पल्लू छुड़वाते नजर आ रहे, तो किस लिहाज से यहाँ पर मायावती अकेले चुनाव लड़ सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर मायावती एक समय बहुत ताकतवर महिला थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़ी पार्टी भी थी उनकी, कई राज्यों में चुनाव भी वो जीत रहे थे। लेकिन 2012 के बाद से लगातार कह सकते हैं कि बसपा का जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ में नीचे गिरा है। और अब तो कहते कि जो 2022 तक आते आते कहा जा सकता है कि महज एक विधानसभा सीट पर सिमट जाना ये बताता है कि बसपा का जो ज़मीनी आधार था, ज़मीनी जो वोट बैंक था, वो अब खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब मायावती को किसी सहारे की ज़रूरत है। तो क्या वो सहारा सपा बन सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हमने 2019 में देखा कि जब सपा और बसपा साथ आती हैं तो समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर 15 सीटें जीती हुई नजर आती हैं, जिसमें से 10 सीटें सिर्फ बसपा जीतती है। तो ऐसे में इस बात को मानने में कोई गुरेज की बात नहीं है कि मायावती अपने अकेले दम पर कह सकते हैं कि कई सीटें नहीं जीत सकती। लेकिन हाँ, अगर सपा के साथ वो मिलती है तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कुछ एक सीट उनके हिस्से आ सकती है। लेकिन वो इस बात पर अड़ी हुई है कि नहीं, मुझे तो अकेले चुनाव में जाना है, लड़ना है और अकेले दम पर एक बार फिर यूपी के अंदर बीजेपी को हराकर वापसी करनी है। तो ये सिर्फ सोच समझ के लिहाज से तो बेहतर है, जब आप बोलते हैं तो उसमें अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे एकदम खिलाफ है, जुदा है। क्योंकि अगर जो वोट बैंक की आप बात करें नेहा जी, तो 15 से 13% के आसपास उनके पास वोट बैंक है फिलहाल इस समय। और ऐसे में 14-15% के आसपास जो वोट बैंक है उसके सहारे आप जो है जो सांसदी का चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। ऐसे में अगर आप सपा के साथ जाते हो तो एक उम्मीद ज़रूर बनती है कि यहाँ पर आप बीजेपी का सामना कर सकते हो और कुछ एक जो सीटें हैं वो आपके हिस्से भी आ सकती है। लेकिन जिस तरह का हट मायावती ने इस समय लगा रखा है, जिस तरह की बात मायावती ने कर रही हैं, वो मेरे ख्याल से कहीं से भी कोई आधार उसका बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चुनावों से एन वक्त पहले, यानी कि चुनाव जब फैसला ये होगा कि चुनाव कब से होने वाले उससे ठीक पहले, तो बिल्कुल मायावती को सपा के साथ चले जाना चाहिए। और जाहिर बात है कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि सपा और बसपा को मिलाकर अगर वोट बैंक भी आप देखें तो ये 40+ % बनता है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के 5% को मिला दिया जाए तो तकरीबन ये 47-48% के आसपास बनता हुआ नजर आता है और यहाँ से बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन मायावती लगातार जिस तरह से बात करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह के संभावनाएं लगातार बन रही है, ऐसा लग रहा है कि क्या वो अकेले चुनाव जीत सकती हैं, अकेले चुनाव लड़ सकती हैं, और क्या उनके पास प्रत्याशी वो हैं जो दमदार तरीके से उनका पक्ष रखते हुए नजर आए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मायावती के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मायावती को ये फैसला करना है कि क्या वो करते हुए दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि कई जो सियासी जानकार हैं वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं नेहा जी कि एन वक्त तक आते आते मायावती सपा के साथ गठबंधन में मिल जाएंगी। और जो आंकड़ा बनता है वो तकरीबन ऐसा बनता है कि जो 25 सीटें हैं वहाँ पर मायावती चुनाव लड़ सकती हैं, 38 सीटों पे जो सपा है वो चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा 17 सीटें कांग्रेस को मिली गई हैं। बाकी इक्का दुक्का सीटों पर जो पल्लवी पटेल हैं या कह सकते हैं कि नगीना सीट से जो आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन बिना गठबंधन के मुझे लगता है मायावती के लिए इस सफ़र में पार जाना बहुत मुश्किल की बात है।
बिल्कुल, यहाँ पर मायावती को सफर में यहाँ पर अकेले पार करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर मायावती के लिए हो सकता है। बता दें आपको कि सपा मुख्य यहाँ बात करें अखिलेश यादव की, लगातार वो यहाँ पर ये ठग कर बैठे हैं कि जो मायावती है वो जल्द ही इंडिया गठबंधन में यहाँ पर आ जाए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से जो है उनका भी यहाँ पर ये कहना था कि मायावती जो है जल्दी से जल्द वो इंडिया गठबंधन में आ जाए। तो जिस तरीके से अमन जी अखिलेश यादव भी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, तो इस लिहाज से तो मायावती को यहाँ पर जल्द ही इंडिया गठबंधन से आ जाना चाहिए। और अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आ जाती है तो कितना फर्क यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को पड़ता नजर आएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, मैंने आपको वोट बैंक बताया कि अगर दोनों का वोट बैंक मिलता है तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि 2019 में हमने देखा कि वहाँ पर जब सपा और बसपा मिले तो 15 सीटें उनके कब्जे में आई, यानी कि बीजेपी जो 2014 में 70-72 सीटें जीती उसका ग्राफ 60-62 पे आकर सिमटा, यानी कि 10 से 12 सीटों का उनको घाटा हुआ। तो ये है कहीं ना कहीं कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के ऊपर इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। और यही बात लगातार हर कोई कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अगर अलग अलग लड़े तो कुछ भी बीजेपी का नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर साथ मिलकर लड़े तो बीजेपी को काफ़ी इससे असर पड़ सकता है। और यही बात हर कोई कह रहा है, क्योंकि अब यहाँ से मायावती को भी तय करना है कि उनको अपनी पार्टी को किस तरह से बचाना है, क्योंकि उनके सारे जो सांसद हैं वो एक एक करके या तो सपा में जा रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अपनी पार्टी को बचाने के लिए भी उनके लिए ज़रूरी है कि इस गठबंधन में आए, ताकि अगर उनकी मजबूती, ताकत और पावर उनको बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं लोगों को साथ लेना पड़ेगा, चुनाव जीतने पड़ेंगे। अगर वो चुनाव लगातार हारती रहती हैं तो उनकी जो इमेज है वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनके जिस तरह से नक्शे कदम पे आज़ाद चलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और ऐसे में ये कहने में कोई कह सकते हैं कि इस बात से भी कहने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि आज़ाद उनको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाएँ, क्योंकि उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद वो उतनी बड़े लेवल पर अपना कह सकते हैं कि पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बीएसपी को कोई बहुत बड़ा फायदा मिले। यहाँ पर आकाश आनंद का जिक्र किया है। देखिए, बसपा की जो इस वक्त यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है वो हर कोई देख रहा है। आप भी जानते हैं कि जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि बसपा से विधायक, नेता और सांसद यहाँ पर छोड़कर भाग रहे हैं, कोई सपा में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है। क्या इसका बड़ा कारण उनके भतीजे आकाश आनंद है? क्योंकि यहाँ पर एक वक्त पर आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था मायावती को, दलितों का सबसे बड़ा चेहरा उनको कहा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दलितों का बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद को यहाँ बताया जाने लगा है। तो क्या आकाश आनंद की वजह से ही पार्टी इस वक्त धूमिल हो चुकी है? देखिए, जाहिर सी बात है, आज़ाद ने भी यही बात कही थी कि भाई जो कांशीराम जो पार्टी के संस्थापक थे उन्होंने मायावती को आगे किया, मायावती को चुना और मायावती को मजबूत तरीके से अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी कि जिस शख्स ने ज़मीन पे काम किया, लगातार दलितों के लिए काम किया, और बिल्कुल ये इसमें कोई गुरेज की बात नहीं कहने में कि मायावती एक बड़ा चेहरा बनी दलितों का, और इसीलिए वो 3-4 बार सीएम भी बनी। लेकिन जिस तरह से 2012 के बाद से लगातार उनकी सक्रियता कम हुई है, उसको लेकर आज़ाद ने कई बार सवाल उठाएं कि आखिर वो इतनी बड़ी नेता हैं दलितों की, किसी भी अहम मुद्दे पे जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है ना तो वो कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आंदोलन करती हुई नजर आती हैं, ना उस परिवार से मिलती हुई नजर आती हैं। आपने देखा रामपुर का मामला कि वहाँ पर जिस तरह से आज़ाद को पता चलता है कि 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तुरंत वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये कमी कहीं ना कहीं बीएसपी के अंदर नजर आती है, और इसी वजह से आज़ाद के साथ में ज़्यादा जन समर्थन नजर आता है। और आने वाले दिनों में आज़ाद इसको लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम अगर यूपी से हटकर राजस्थान की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि वहाँ पर तकरीबन 30 सीटें ऐसी थीं नेहा जी जहाँ पर जो एएसपी है यानी कि जो आज़ाद समाज पार्टी है उसने बीएसपी से ज़्यादा कह सकते हैं वोट बैंक हासिल किया। 2-3 सीटों पर वो नंबर 2 पे भी रहे। इसके अलावा 10 से 12 सीटें ऐसी थी जहाँ पर वो तीसरे नंबर पर नजर आए। तो ये बताता है अपने आप में किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन वहीं बहुत तेज़ी से जो कह सकते हैं बीएसपी है वो अपने आप को कमज़ोर करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत तेजी से बसपा जो है खुद को कहीं ना कहीं वो जो अब कमी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि मायावती ने आकाश आनंद के हाथ में बसपा की कमान सौंप कर यहाँ एक बड़ी गलती कर दी। कहीं ना कहीं मायावती को भी इस बात का अब जाकर रियलाइज हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं मायावती ने गलत हाथों में कमान सौंप दी है। एक और सवाल यहाँ पर अमन जी आपसे लेना चाहेंगे हम। यहाँ जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के बाद जाने के बाद यहाँ पर डिम्पल यादव ने बड़े अच्छे से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली, मैनपुरी सीट पर ताल ठोकती वो हमेशा नजर आती है। क्या आपको नहीं लगता है कि मायावती को भी यहाँ पर अपने परिवार के सदस्य के हाथ में बसपा की कमान सौंपने चाहिए थी, जैसे कि उनकी बहू की बात मैं यहाँ कर रही हूँ?
देखिए बिल्कुल, और ये बात लगातार कही भी जा रही है कि मायावती जिस तरह उनके भतीजे का चुनाव किया है वो वाकई कई तरह के सवाल खड़े करता है कि वो आखिर क्यों उभर के सामने नहीं आ पा रहे, क्यों किसी रैली को किसी मूवमेंट में वो दिखाई नहीं पड़ते, क्यों किसी आंदोलन को वो बड़ा नहीं बना पा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि नाकामी का कारण बसपा के लिए हो रहा है कि उसके हिस्से जो एक वोट बैंक बड़े ह्यूज मात्रा में होता था वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। और यहाँ पर जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीएसपी के वो भी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर यहाँ पर उनकी यानी कि अपनी बहू यानी कि उनको अगर वो उतारती तो शायद यहाँ पे जो है बीएसपी को लेकर अच्छे से जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद क्या वैसा काम कर पा रहे हैं, और क्या बीएसपी को जिस तरह से लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, लगातार कमजोर हो रही है, क्या उसमें आकाश आनंद का भी हाथ है? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि उनको अनुभव नहीं है राजनीति का और इसीलिए उनसे हर कोई नाखुश है, क्योंकि उनको उत्तराधिकारी बनाकर बैठा दिया गया है, जिससे बहुत सारे नेता नाखुश हैं। और यही वजह है कि बीएसपी लगातार कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी वजह जो है अमन जी ने सामने बताई है कि बीएसपी आखिरकार कमजोर क्यों हो रही है। क्या वाकई में मायावती को यहाँ पर एक कदम उठाने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है अगर लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की छवि वापस से लेकर आनी है? तो आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।